नमस्कार। आज हम चित्रकला की दुनिया में एक खास सफर पर निकल रहे हैं। पटना कलम की जो अनूठी शैली है उसे समझने के लिए हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं जो इसकी कहानी बताते हैं। तो मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये कला शैली कैसे शुरू हुई, इसकी खासियत क्या थी और भारतीय कला पर इसका क्या असर रहा। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे इसने मतलब बिना किसी राजा महाराजा के सहारे के एक स्वतंत्र कला के तौर पर पहचान बनाई। तो कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? हाँ, देखिए, इसकी शुरुआत होती है करीब 17वीं-18वीं शताब्दी के आसपास। हुआ ये कि मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में आम कला को उतना बढ़ावा नहीं मिला, तो दरबार के कई चित्रकार वो काम और सहारे की तलाश में दिल्ली छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने लगे। अच्छा। तो इसी कड़ी में लगभग 1790 के आसपास चित्रकारों का एक दल मुर्शिदाबाद से पटना आया और फिर यहीं बस गए। पटना में? हाँ, पटना में। और यही उन्होंने एक नई शैली को जन्म दिया जिसे पटना कलम के नाम से जाना गया। वैसे इसे कंपनी शैली भी कहते हैं। कंपनी शैली क्यों? क्योंकि इसे खरीदने वाले ज्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी ही होते थे। वो शायद इसे मतलब भारत को समझने या फिर एक यादगार के तौर पर खरीदते थे। अच्छा, तो ये कंपनी शैली नाम अंग्रेजों की वजह से पड़ा, पर इस शैली की अपनी खास पहचान क्या थी? मतलब क्या चीज इसे बाकी शैलियों से अलग बनाती? देखिए, ये ज्यादातर छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें कागज पर बनाते थे। कभी कभी हाथी दांत या अभ्रक पर भी काम हुआ है, पर ज्यादातर कागज पर। हाँ। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है शैलियों का मिश्रण। इसमें आपको मुगल कला की बारीकी दिखेगी, ब्रिटिश कला का वो यथार्थवाद, रियलिज्म, और साथ में पटना के स्थानीय जीवन, वहाँ के पहनावे, रीति रिवाज, इन सब का चित्रण साफ झलकता है। वाह, मतलब तीन अलग अलग दुनियाओं का एक संगम जैसा। और मैंने सुना इनमें डिटेलिंग गजब की होती थी, खासकर पक्षियों के चित्र तो कहते हैं लाजवाब थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। बारीकी और अलंकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कलाकार अपने रंग और ब्रश वो सब खुद ही तैयार करते थे, खुद बनाते थे। जी हाँ। सोचिए, गिलहरी, ऊंट, सुअर या हिरण, इनके बालों से ब्रश बनाए जाते थे और उन्हें कबूतर या चील के पंखों में फंसाया जाता था। सच में? पंखों में? ये तो कमाल की कारीगरी है। रंग भी खुद बनाते थे? हाँ, रंग भी पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बनते थे, एकदम नेचुरल। जैसे सफेद रंग के लिए खड़िया मिट्टी या सीप का पाउडर, पीले के लिए रामरज नाम का एक पीला पत्थर होता है वो। अच्छा। लाल रंग लाह से, नीला रंग नील के पौधों से, और काला रंग वो दिए की कालिक से। और इनको टिकाऊ बनाने के लिए इनमें गोंद भी मिलाया जाता था? एक और दिलचस्प तकनीक थी इनकी, कजली स्याही कहते थे। इसमें क्या था कि चित्र बनाने से पहले पेंसिल से कोई आउटलाइन या रेखांकन नहीं करते थे। बिना स्केच के? हाँ, सीधे ब्रश से ही पूरी तस्वीर बना दी जाती थी। और एक और बात, ज्यादातर चित्रों में आपको पृष्ठभूमि या लैंडस्केप नहीं मिलेगा। अच्छा, क्यों? शायद खर्च बचाने के लिए, या फिर हो सकता है कि विषय पर ही पूरा ध्यान रखना चाहते हो। बिना पेंसिल स्केच के सीधे ब्रश से बनाना, ये तो बहुत साधना का काम लगता है। अच्छा, तो ये कलाकार बनाते क्या थे इन चित्रों में? मतलब विषय क्या होते थे? यही तो इस शैली की एक और सबसे बड़ी खूबी है। इसमें आपको राजा महाराजा या दरबार नहीं दिखेंगे, इसमें आम लोगों का जीवन दर्शाया गया है। आम लोग जैसे धोबी, कसाई, कुली, कहार, पानी भरने वाली, महावत, सफाई कर्मचारी, दरबान, डाकिया, मतलब समाज का हर तबका इनके चित्रों में नजर आता है। एक तरह से इसने कला को महलों से निकालकर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का आईना बना दिया। ये उस समय के लिए काफी नई बात थी। हाँ, ये तो है। मतलब ये सिर्फ तस्वीरें नहीं रहीं, बल्कि उस दौर के समाज का एक तरह का दस्तावेज बन गई। आम लोगों को चित्रित करना, ये उस वक्त इतना खास क्यों था? क्या पहले ऐसा कम होता था? हाँ, आमतौर पर जो दरबारी कला थी वो शासकों, दरबारियों या फिर धार्मिक विषयों पर ही ज्यादा केंद्रित रहती थी। आम जनजीवन को इस तरह से मुख्य विषय बनाना, ये पटना कलम की एक बहुत महत्वपूर्ण देन थी, कह सकते हैं। और क्या बनाते थे? इसके अलावा जो मांगलिक पर्व होते थे, त्योहार जैसे पालकी, डोली की रस्में, दिवाली के दृश्य, दाह संस्कार, नाच गाना, ये सब। लोगों के पोर्ट्रेट भी बनते थे, बाजार के दृश्य, जानवर, पक्षी, और हाँ, सुलेखन कला यानी कैलीग्राफी भी चित्रित की जाती थी। वाकई विषयों की विविधता तो कमाल की है। क्या कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम भी पता है?
हाँ बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण कलाकार हुए हैं। सेवक राम का नाम आता है। वो शुरुआती और बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, लगभग 1770 से 1830 तक। वो रोजमर्रा के जीवन और त्योहारों के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। सेवक राम। हाँ, उनके बाद हुलासलाल, जयराम दास, फकीर चंद लाल जैसे कलाकार आए। और दिलचस्प बात यह है कि महिला चित्रकारों ने भी इसमें योगदान दिया। अच्छा। महिला चित्रकार भी। जी हाँ, दक्षो बीबी और सोनी बीबी का नाम खासतौर पर लिया जाता है। ये जानना तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज ये शैली उतनी नजर क्यों नहीं आती? इसका अंत कैसे हुआ? क्या हुआ इसके साथ? हाँ, ये दुख की बात है। दुर्भाग्य से 20वीं सदी के मध्य तक आते आते ये शैली धीरे धीरे खत्म होने लगी, लुप्त हो गई। इसके कई कारण थे। एक तो फोटोग्राफी आ गई, तो हाथ से बने चित्रों की मांग कम हो गई। सही बात है। फिर अंग्रेजों का संरक्षण भी कम हो गया। और इस शैली के जो आखिरी प्रमुख कलाकार माने जाते हैं, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, वो पटना छोड़कर कोलकाता चले गए। तो कलाकारों को काम मिलना बंद हो गया, पैसों की तंगी होने लगी। हालांकि कुछ कला प्रेमियों ने, जैसे राधा मोहन बाबू, उन्होंने पटना आर्ट्स कॉलेज की स्थापना करके इसे बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन शायद तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। कलाकार दूसरे काम धंधों में लग गए थे। सुनकर अफसोस होता है कि इतनी अनूठी कला परंपरा इस तरह से। खैर, तो कुल मिलाकर पटना कलम का भारतीय कला में क्या महत्व समझा जाए, इसका योगदान क्या रहा? देखिए, एक तो ये बिहार की एक बहुत ही कीमती सांस्कृतिक विरासत है, इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरा, इसने भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा दी। यह शायद पहली बार था जब कलाकारों ने इतने बड़े पैमाने पर, मतलब बिना किसी दरबारी सहारे के, बाजार के लिए स्वतंत्र रूप से चित्र बनाए। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। इससे कहीं ना कहीं एक तरह से स्वदेशी और राष्ट्रीयता की भावना को भी शायद बल मिला होगा। और हाँ, ये जो प्राकृतिक रंगों और ब्रशों का इस्तेमाल है, ये आज के दौर में देखें तो पर्यावरण संरक्षण के नजरिए से भी बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल। आज ये पेंटिंग्स देश विदेश के कई बड़े संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। पटना म्यूजियम में, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में। और ये कला प्रेमियों और पर्यटकों को आज भी आकर्षित करती हैं। अच्छा। और आपको ये जानकर भी शायद हैरानी हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो इन चित्रों वाले ग्रीटिंग कार्ड्स इंग्लैंड भेजा करते थे, ताकि वहां के लोगों को भारत के जीवन की एक झलक मिल सके। ग्रीटिंग कार्ड्स दिलचस्प है। तो संक्षेप में कहें तो पटना कलम अपनी मिलीजुली शैली, बारीकी, आम जीवन के चित्रण और सबसे बढ़कर स्वतंत्र कला की शुरुआत करने के लिए भारतीय कला के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। ये वाकई बिहार की सांस्कृतिक पहचान का एक गौरवशाली अध्याय है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ सबके लिए, कि भले ही पटना कलम शैली आज हमारे बीच उस रूप में नहीं है, लेकिन क्या उसका जो फोकस था आम लोगों पर, स्थानीय जीवन पर, क्या उसका असर बाद के भारतीय कला आंदोलनों पर किसी न किसी रूप में शायद अप्रत्यक्ष रूप से पड़ा होगा? और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब हमारी पारंपरिक कलाओं को संरक्षण नहीं मिलता, तो वो किन चुनौतियों का सामना करती हैं और हम उन्हें बचाने के लिए क्या कर सकते हैं।